मेरा नाम कमलजीत है और मैं हनीबी नेटवर्क का बहुत पुराना मेंबर हूँ। कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे सीनियर थे डॉक्टर सुधीर कोड़ा, उन्होंने मेरे को इसमें जोड़ दिया था और हनीबी मैगजीन की कॉपी मेरे को मिली और फिर धीरे धीरे करके मेरे को इस काम में इंटरेस्ट आने लगा और मुझे लगा मैं इसी काम के लिए बनाऊँ। तो करियर भी इस हनीबी नेटवर्क के साथ ही शुरू हुआ और अभी 18 साल का मेरा करियर हो गया। बहुत साल पहले प्रोफेसर गुप्ता ने एक बात समझाई थी, बोला लविंग लिविंग और लर्निंग के इंटरसेक्शन पे हमें रहना है और ये चीज़ मैंने पकड़ ली और उसको मेंटेन रखा। मैंने कभी उस दिन के बाद यूनिवर्सिटी का दाखिला बंद नहीं किया। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ और लगातार पढ़ता रहूँगा। तो उसका बहुत फ़ायदा मेरे को मिला, हमेशा नए नए साथी मिले, नई नई बातें सीखने को मिली। और जो ये शोध यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा अपनी आंखें खुली रखना और जाके विलेज कम्युनिटी से सीखना, ये चीज़ जब बात समझ में आ गई कि भाई हम सब कुछ नहीं जानते। जो लोग समस्या में सच्चे समाधान ढूंढने वाली क्रिएटिव आई रखते हैं, उन लोगों को अगर हम ढूंढना शुरू कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से जीवन को कठिन परिस्थितियों में जीवन को आसान बनाया जा सकता है। तो बस एक चेन होती है, जैसे एक साठी को आप उखाड़ते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं तो उसके पीछे पूरी घास की पूरी चेन निकलती है। आविष्कारकों की भी एक चेन होती है। आप एक आदमी को कम्युनिटी में से निकालोगे तो उसके पीछे 8-10 आविष्कार और निकल जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने अपने इस पूरे करियर में एक बना के रखा। तो अभी फिलहाल जो करियर जिस स्टेज पे है उसमें हमने सरकारी नौकरी भी करके देख ली, अपने कारोबार भी करके देख लिए और अभी फर्दर आगे किस तरीके से इसके अंदर इस तरह से वैल्यू ऐड करें कि जो नया यूथ है, जो नए बच्चे हैं गांव के, वो इसको अपने करियर के तौर पे अपनाएं। तो उसके लिए एक रवि जी के साथ में एक बैठ के लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और एक पूरा मॉडल ऐसा हम लोगों ने भी खड़ा किया है कि जिसमें कम से कम एक ब्लॉक में एक हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो जाए और वो सस्टेनेबल हो जाए और वो इनोवेशन जो हम इनोवेटर कर रहे हैं उसका वो कारोबार करे और इनोवेशन की वो बात करे। इन्हें जो चीजें समाज को बता के समाज का भला किया जा सकता है, वो सारा एक लिविंग हब बन जाए उसके पास में और वो लोग आपस में जुड़ जाएं। तो हमने अभी 8 ब्लॉक्स में काम शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस सीजन में हम लोग उन 8 ब्लॉक्स को सस्टेनेबल कर देंगे। यानी वहां पे कभी कोई फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा हमने एक बार लगा दिया वो पैसा हमारा निकल जाएगा और वो ब्लॉक अपने पैसे से फिर आगे वो चीजें चलने लगेंगी और धीरे धीरे करके हम और नए नए ब्लॉक्स उसमें शामिल करते चले जाएंगे। और जो इनोवेशंस हैं वो गांव से उठ के आ रहे हैं, उसमें सारा नेचुरल रिसोर्स है, गांव से ही वो गांव के बच्चे उनको बना रहे हैं, फिर वो गांव के बच्चे उनको बेच रहे हैं और वो गांव में किसानों के यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो एक वो रूरल इकोनॉमी एक बड़े अच्छे से खड़ी हो रही है और लोगों को पता लग रहा है कि ये जो इनोवेशन है ये कहीं दुबई से या चीन से कहीं अमेरिका से बन के नहीं आया है, ये हमारे बिल्कुल यहाँ से बन के आया और बड़ा इफेक्टिव है। और इसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, जो लोग यूँ बताते हैं भी हमारी जमीन इतनी हार्ड हो गई, पानी नीचे नहीं जा रहा, शाम को आप उस पर आप वो एप्लीकेशन करो, सुबह सारा पानी नीचे हो जाता है। तो इस एक छोटी सी चीज से लोगों को पता लगता है भाई हमारी जमीन में एकदम से एक जीवन का संचार हो गया। और ये जो इवेंट जिस पर आज हम लोग इकट्ठे हुए शोध यात्रा का समापन हम लोग कर रहे हैं, ये हमारी 10वीं शोध यात्रा है। और अभी कल परसों बैठ के पंकज जी से भी कल बात हो रही थी कि ऐसा एक इवेंट बनाया जाए कि साल में एक इस जगह पे हम लोग आए, अलग अलग जगह से चलते हुए, एक बीच में कॉमन 100-200 मील का रास्ता कॉमन हो, जहां पे हम इम्पैक्ट बार बार चोट करें उस चीज की, इनोवेशन की बात करें, नए नए लोगों को जोड़ें और फिर उससे वहां पे 10-12-15 साल में की इम्पैक्ट खड़ा हो, लोगों को ऐसे लगे यार हाँ भी ये इनोवेशन मूवमेंट ने यहाँ पे काम किया। तो इस बार की शोध यात्रा का हमने सोशल मीडिया में काफी इस्तेमाल किया और एक तो हनीबी नेटवर्क का इंट्रोडक्शन हो गया बहुत अच्छे ढंग से और शोध यात्रा वर्ड को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और आगे मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो ये आयोजन अगली बार हम लोग शायद सोच रहे हैं इसको कहीं बीकानेर जैसे जोधपुर की तरफ से यात्रा को शुरू करके इस तरफ को लेके आए और फिर कश्मीर में और श्रीनगर में, पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि इसमें 6-7 जो आपके राज्य हैं वो रास्ते में आ जाते हैं और काफी सारा काम है इस ढंग से किया जा सकता है। और अगर एक बार इनोवेशन टू एंटरप्राइज की जो वैल्यू चेन है ये एक बार खड़ी हो गई, लोगों को रोजगार मिलने लग गया आविष्कार से, तो मुझे लगता है देश में हनीबी नेटवर्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने आ जाएगा और एक बड़ा हमारा इनोवेशन मूवमेंट है देश में कामयाब हो जाएगा। शोध यात्रा का जो
नेटवर्क में आया है अभी, सोशल नेटवर्क में शोध यात्रा इतना पॉपुलर हो गया कि कमल उसके सिनोनिमस हो गए। और अगर कमल अब घर से मंडी या ससुराल भी निकलेगा तो समझो शोध यात्रा में निकल रहा है। इतना पॉपुलर हो गया कि ये कहीं भी निकलेंगे तो समझो शोध के लिए। सुंदर बात कही कि मेरा नाम है अनिल गुप्ता और शोध यात्रा सच में देखा जाए तो अनवरत चलनी चाहिए। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं और आप कहेंगे भाई अभी तो शोध यात्रा नहीं है इसलिए अभी मैं देखूंगा नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? ये चाहे वो बासी चाय क्या था वो, नहीं वो चाय वाला जो था वो रामदिला चाय वाला जो कल फोटो डाली थी ने बेवकूफ चाय वाला। अब यार वो जैसे हाँसी के बासी पेड़ होते हैं ना, मुझे याद आ गई उस दिन वो कि हम बस में जाते थे जब सन 68 की बात है 69 की बात है, तो वहां पर वो बेचा करता, पता नहीं वो है कि नहीं अब कहाँ होगा, लेकिन वो बेचता था जब बस रुकती थी हाँसी के बस स्टॉप पर, तो वो हाँसी के बासी पेड़ करके लोग बेचता। तो मतलब कई बार ये मार्केटिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की निंदा करो तो लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, यार ये क्या कह रहा है, ये बेवकूफ वाले चाय वाला क्या कह रहा है। तो याद आ गई वो बात, मतलब कि नए नए सिद्धांत पैदा हो रहे हैं, खाली नए दृष्टांत में नहीं है, ये नए सिद्धांत हैं, इवन मार्केटिंग में नए सिद्धांत हैं। वो डॉक्टर रामजी लाल, जख्मी जूतों का अस्पताल, डॉक्टर रामजी लाल, अब उसने देखा कि भाई कमल नहीं बताई थी कहानी, फिर उसकी एक खंबे के पास जूते मरम्मत करता था मोची, अब आगे लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी, रेडी लगा दी। अब जो लोग सड़क पर जा रहे हैं कि जूता मरम्मत कराने को दिखेगा कैसे, लगा दिया ऊपर बोर्ड उसने, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके जूते जख्मी हो तो भाई मेरे पास आ जाना, मैं डॉक्टर हूँ। इसका काम चल गया, उसका जिंदगी चल रही थी। ऐसे लोग किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवन को चलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और मूवमेंट है ना, साल की शिक्षा आप देते हैं, भोजन उसमें देते हैं दोपहर का, मतलब एकदम ऐसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते वो कैसे मैनेज होता है। 129 स्कूल आपने बनाए और खुददार आप इतने हैं कि कोई बात आपको ट्रस्ट की पसंद नहीं आई, छोड़ के चले आए, कह रहे ये तुम संभालो, अगला देखते हैं। नए और 6 बना दिए अभी बहुत जल्दी। तो एक तरीके से स्पीड में काम करने वाले संत हैं आप, और वास्तविक संत हैं। जैसे कभी पूछो महाराज जी, हाँ ठीक है मैं वहां से बस से चला जाऊंगा, मतलब ये नहीं है कि मेरे को ऐसा ही सुविधाएं चाहिए, ऐसा ही है। और अनिल गुप्ता जी के बारे में आपने बताया ही था। नहीं आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर ऐसे करके सारा। मैं मोहन सिंह अहलूवालिया हूँ, मैं हरियाणा सरकार का कमिश्नर रहा हूँ, भारत सरकार में 4 जगह सेवाएं दे चुका हूँ, और अभी सेंट्रल एनिमल वेलफेयर बोर्ड में ये जो रीजन है पूरा, उसका मैं सेंट्रल मेंबर हूँ। ये जो रीजन है जहाँ हम लोग बैठे हैं, इस सबको मैं देखता हूँ। ग्वालागद्दी दूध उत्पादक और पशुपालकों का एक बड़ा बिग ऑर्गेनाइजेशन है, मातृ फेडरेशन लोग बोलते हैं जिसे, उसका मैं बगैर चुनाव हुए पिछले 10 वर्षों से निर्विरोध अध्यक्ष हूँ। सबसे कम उम्र का उनका अध्यक्ष हूँ, सबसे कम उम्र का कमिश्नर रहा हूँ, सबसे कम उम्र का डायरेक्टर रहा भारत सरकार में। ये मेरा एक छोटा परिचय है। बाकी थोड़ा सा गद्दी समाज के बारे में, थोड़ा ग्वालागद्दी के बारे में, कितने वर्ग, कितने संगठन हैं, कितने मेंबर? ग्वालागद्दी दूध उत्पादक और पशुपालकों का संगठन है। पहले ये संगठन खासतौर पर गुजरात और मेवात और ब्रज इस इलाके में एक्टिव था। उसके बाद ये संगठन धीरे धीरे फैला, और इसमें जो गाय बकरी और भेड़ पालने वाले लोग थे वो इससे ज्यादा जुड़े हुए लोग थे पुराने समय में। आज भी मैं कहीं जाता हूँ और उनको पता लग जाए दूध उत्पादक पशुपालकों को, तो वो अच्छी से बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और इसको अपना मात्र ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि ये हमारा ही सबसे पुराना संगठन है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ दूध उत्पादक और पशुपालकों की जो संख्या है, वो जो हिंदू गुजर, हिंदू यादव एंड और जो कम्युनिटी थी,
जैसे हिमाचल में हमारी एक कम्युनिटी है गद्दी कम्युनिटी, गद्दी, हाँ। ऐसे बकरवाल, उसमें ज्यादा गुजर हैं। ऐसे जो अलग अलग कम्युनिटी थी उनमें बड़ी संख्या में लोग कन्वर्ट हुए और मुसलमान बन गए। उस वजह से गद्दी और ग्वाला गद्दी का भी काम थोड़ा कम हुआ। सन 2000 में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम मेवात की बात करते हैं कि मेवात में गाय बहुत कटती है, गाय बहुत कटती है और गाय काटने वालों को सजा नहीं होती। तो मेरे जहन में एक ख्याल चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार दूध उत्पादक पशुपालकों से मिला जाए, उनका सामाजिक स्टेटस क्या है। तो इतना हम सब लोग समझते हैं कि अगर हमारे बीच में लगता है कि मेरी किसी को ये लगने लगे कि मैं समाज में रिस्पेक्टेड हूँ, मेरी इज्जत है, तो फिर वो बेइज्जती करवाने से बचता है। और यदि ये लगे कि मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, मुझे रोज बंद होना, रोज बाहर आना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने ग्वालों में, दूध उत्पादकों में एक भाव भरा कि तुम रिस्पेक्टेड पर्सन हो, तुम लोगों को दूध पिलाते हो, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, तुमसे महान कोई नहीं है। इस भाव को लेकर के मैं उनसे मिला और अच्छी बात ये मिली मुझे कि मैं आप सब लोगों को एक बार ये भी विनती करूंगा कि आप सब दूध वालों से ऐसे मिलिए। बहुत सारे फैमिली आपको ऐसी मिलेंगी जो हमारे पास हैं, जिनका इतिहास उनको नहीं मालूम, पिछले 5000 साल से या 4000 साल से जो परंपरागत गाय पाल रहे हैं, मतलब बेसिक जो पैदाइशी दूध उत्पादक हैं या ग्वाले हैं, उन सबको इकट्ठा किया, उनसे बातें की। गद्दी, ग्वाला गद्दी का एक पुराना किला महल देखा, उसमें कुछ सुधार कराए। और ग्वाला गद्दी से पूरे देश में तकरीबन 40 लाख लोग जुड़े हैं। और ग्वाला गद्दी ने जब ये तय किया कि आज हमको इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करना है, तो हर आंदोलन पिछले कुछ वर्षों से सफलतापूर्वक जा रहा है, जिस आंदोलन को हाथ में लिया। 2011 में दूध की मिलावट और कीमतों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें हमने देश को समझाने की कोशिश की कि देश में दूध खरीदा क्या भाव जाता है और बेचा क्या भाव जाता है, मिनिमम प्राइस क्या है और मैक्सिमम क्या है, और ये क्या होना चाहिए, और कितना दूध खरीदा जाता है और कितना दूध बेचा जाता है। तो पहली बार 2011 में देश के ध्यान में आया कि कुल दूध जितना खरीदा जाता है देश में से उत्पादन के बाद, उसका 5 टाइम ज्यादा दूध रोज देश में बिकता है। यानी मिलावट का इतना बड़ा जहर आप 5 टाइम ज्यादा जहर खा रहे हैं। लेकिन 6 महीने तक हमारी बात को हम लड़ते रहे, सड़कों पे नहीं सुना। फिर हार के फैसला किया कि अब हम किसी भी मंत्री को उसके घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तालाबंदी होगी, बाहर हम बैठेंगे। वो सक्सेसफुल गया। प्राइम मिनिस्टर ने 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई, बात को सुना, उस पर काम भी किया। लेकिन वापस अभी फिर वही हाल हो गया है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई किसान की आय बढ़नी चाहिए। अभी जो दूध खरीदा जा रहा है देश में, वो 5 रुपये 40 पैसे पर फैट खरीदा जा रहा है, और गाय के दूध में जो फैट है वो 3.5 और 4 तक है मैक्सिमम। तो आप सोचिए 20 रुपए के अंदर अंदर दूध को, गाय का दूध खरीदा जा रहा है। उसी दूध को 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए अलग अलग ढंग से अपने अपने विज्ञापन के माध्यम से बेचा जा रहा है। ऐसा ही घी में हो रहा है। तो इन सब बातों को लड़ने वाला, इन सब बातों को करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है। हम नक्सलियों में गए, मैं गया, मैंने वहां के डीसी को सूचना भिजवाई कि मैं ऐसे ऐसे वहां पर आ रहा हूं और मैं नक्सलियों से मिलना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा हम नहीं मिला सकते, हम नहीं जानते, ऐसी कुछ बातें गई। हमने कहा ठीक है, तो हम आगे जा रहे हैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, और हम वहां आगे जाने के बाद हम खुद मिलना चाहेंगे, हम खुद मिल लेंगे। तो हट्टा एक जगह है, उससे आगे हम गए, आदिवासियों से मिले, वही नक्सली हैं, वही हैं। देश में ऐसी जगह भी है, मैं दूध वालों से मिला हुआ, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट उन्होंने करी, उनको प्यार हम लोगों ने देने की कोशिश की कि वहां पर आदमी के पास 50 रुपए रोजाना का रोजगार भी नहीं है। जब आप उस आदमी को
50 रुपए भी रोजगार के नहीं दे सकते तो क्या वो खाए, क्या वो खिलाए? फिर जिस तरीके की विचारधाराएं आती हैं आदमी उस तरफ जुड़ जाता है। वास्तविक स्थिति मैं जो समझ पाता हूं ग्वाला गद्दी के माध्यम से, जितना मैं समझा हूं लोगों से मिल मिल के, मुझे लगता है पिछले काफी वर्षों से देश में लड़ाई अमीरी और गरीबी की चल रही है। उसी से विचार डेवलप होते हैं, किस किस तरीके के हो जाते हैं। खैर, पर उसका जैसे कमलजीत जी ने ये शोध यात्रा आप लोगों का जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो विचार भी आप एक गांव तक समझने की कोशिश उसमें होती है, नीचे तक जाने की, और वहां पर आप दूध उत्पादक पशुपालकों को समझ पाते हैं। अभी हमारे बहुत बड़ी संख्या में पशु पालक, दूध उत्पादक महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं। एक अभी पिछले हम 2 महीने पहले एक आंदोलन करके चुके हैं, देश भर में दूध फैला के हमने विरोध किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम गलत कर रहे हैं। खैर, कुछ हद तक ये गलत भी है, मुझको भी लगता है दूध नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन क्या करें? पानी 20 रुपए किलो बिकता है, दूध 16 रुपए किलो बिकता है, 17 रुपए किलो बिकता है, और किसान आत्महत्या करता है, कोई सुनता नहीं। तो जो रास्ता लगता है कि ये रास्ता सही हो सकता है उस रास्ते पर जाते हैं। पर अभी एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्वाला गद्दी जो सब्जेक्ट गांव से जुड़े हुए हैं, जिनमें अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और एक बात अभी हमने बहुत अच्छी सब दूध उत्पादकों के साथ मिल बैठ करके तय की है कि दूध उत्पादक पशुपालक ना तो मिलावट करेगा, ना मिलावट करने देगा। और जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर हैं उनसे सबको चिट्ठी भेज रहे हैं कि आप ये बताइए आपने किसानों से कुल कितना दूध खरीदा और उसका कितना दूध बेचा, और हमसे पूछिए कि हम पे कितनी भैंसें हैं, कितनी गाय हैं, और हमने आपको कितना दूध दिया। उस एवज में क्या हम पे पशु हैं? और यदि हम पे पशु हैं तो आप हमारा दूध खरीदिए, नहीं है तो कतई मत खरीदिए, लेकिन बेचोगे आप भी नहीं। आप 6 टाइम 7 टाइम ज्यादा दूध बेच रहे हैं सारे कोऑपरेटिव सेक्टर। अमूल में तो ऐसा मूल भी यही है। अमूल 85% दे रहे हैं पेमेंट का, वो कंज्यूमर प्राइस का फार्मर को। सर मैं बताता हूं क्या दे रहे हैं, मैं बताता हूं। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव फेडरेशन हिंदुस्तान में दूध उत्पादकों का सबसे डकैत ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसको मैं मेरी मिस्टर सोडी से 2 बार टीवी चैनल पर बहस हुई। एनडीटीवी पर वो मुझे धमकी देता, सारा देश देखता है कि मैं तुझे देख लूंगा, दूध इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। मैंने कहा कोई रिश्तेदारी करना आओगे, क्या देखोगे? मिलावट बंद करने का काम कर रहे हैं। अमूल जो देश में दूध का आज के दिन रेट दे रहा, आज दिनांक 20 है या 21 है? 21 तारीख को जो अमूल का रेट है गुजरात को छोड़ करके, और उसकी वजह से सारे देश में कोऑपरेटिव वही रेट देते हैं। 5 रुपए 30 पैसे पर फैट का रेट है। अब वो घुमाता कैसे है देश को, वो समझिए। वो कहता हम 53 रुपए किलो दूध दे रहे हैं, 55 रुपए दे रहे हैं, कहीं कहेगा कि हम 60 रुपए दे रहे हैं। अभी जो महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है वो अमूल के खिलाफ ही चल रही है, और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव फेडरेशन के खिलाफ। अब वो 55 रुपए कैसे दे रहे हैं वो समझिए आप। अब जैसे मुझे परसों मुखर्जी करके एक पत्रकार ने फोन किया कि साहब गलत कह रहे हो, अमूल तो 55 रुपए दे रहा है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो 55 रुपए दे रहा है, पर आपने ये समझा वो कैसे दे रहा है? बोले कैसे दे रहा है? मैंने कहा 55 रुपए 10 फैट पर दे रहा है, 5 रुपए 50 पैसे पर फैट दे रहा है, और 10 फैट तो गाय के दूध में, भैंस के दूध में आती नहीं। लेकिन वही दूध को 6, 8.5 यानी 60 ग्राम घी, 85 ग्राम पाउडर, फुल ग्रेन दूध जिसे बोलते हैं, गोल्ड मिल्क, अमूल का 6, 8.5 का जो दूध है उसको वो 55 रुपए बेच रहा है, और 6 रुपए 6, 8.5 का दूध जो है 6 पंजे 30 और 32 रुपए मैं उसकी आज की खरीदे, और 4 महीने पहले जो 32 की खरीदे वो 27 रुपए थी उसकी। 27 रुपए में उसने दूध खरीदा और 55 रुपए में दूध बेचा। लेकिन घुमा कैसे दिया कि साहब हम तो 10 फैट पर 55 रुपए दे रहे हैं। अरे 10 फैट पे आपने अगर 55 दिए तो 10 फैट दूध आपने बेचा क्या? आपने बेचा तो 6 फैट है, और जो 55 रुपए दिए
वो 10 फैट पर दे, 10 फैट तो आती नहीं दूध में। ऐसा एक जाल अमूल का है, और अमूल जितना दूध खरीदता है उसका 4 टाइम ज्यादा दूध बेचता है पूरे देश के अंदर। अमूल के खिलाफ हमने पर्चे दर्ज कराए, अमूल के खिलाफ हमने नकली दूध नीमराना में पर्चा दर्ज है, शाहजहांपुर में पर्चा दर्ज है, और अभी अभी एक 258 करोड़ का नया पर्चा अमूल के खिलाफ दर्ज हुआ है। उसने नकली और जहरीला सामान खरीदा है, 258 करोड़ पे खत्म कर दिए उसने। अमूल एक डेयरी फेडरेशन था, कोऑपरेटिव डेयरी, और कोऑपरेटिव का काम था साहब किसान से दूध खरीदना और कंज्यूमर को दूध उपलब्ध कराना। मुनाफाखोरी तो थी नहीं उसमें। लेकिन अब अमूल ना तो कंपनी रहा है, ना गुजरात कोऑपरेटिव रहा है। अपने संविधान एक्ट में बदलाव करके जो डायरेक्टर्स उसके थे जिन्होंने अमूल को स्थापित किया, मिस्टर कुरियन साहब, उसके बाद की जो सेकंड थर्ड टीम है, अब डायरेक्टर्स उसी फैमिली के मेंबर बनेंगे। हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि सोडी क्यों बिठा रखा आपने इतने वर्षों से, लेकिन उन्होंने एक्ट में बदलाव करा दिया बड़ी चालाकी से, और उसको कोऑपरेटिव एक्ट में भी रजिस्टर्ड करा लिया और कंपनी एक्ट में भी करा लिया। एक तरीके से मठाधीश बन करके बैठ गए, और अमूल के देश को सारा देश अमूल के रेट को सारे देश के कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉलो करते हैं। अब एक बात आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहती है कि हम 14 करोड़ 68 लाख लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि हम 520 ग्राम दूध प्रति नागरिक प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं। वैसे सच में देखा जाए तो इतना दूध एक नागरिक पी भी जाता है, दिन में 2-3 चाय पी लेता है और ज्यादा भी पी लेता है। लेकिन आप 500 ग्राम मान लीजिए, तो 500 ग्राम दूध को जब आप डिवाइड करोगे 130 करोड़ की आबादी से, तो कितना दूध रोजाना बिका? 65 करोड़ लीटर। आपका उत्पादन है 14 करोड़ लीटर का, फिर इसी में से आप निर्यात भी कर दे रहे हो, देश से बाहर भी जा रहा है, तो आखिर ये दूध आ कहां से रहा है? पूरे देश में एक भ्रम फैलाया हुआ कोऑपरेटिव सेक्टर ने कि साहब हम किसान से दूध लेते हैं। किसान से वो दूध कब लेते हैं और कब नहीं लेते? पूरे देश में जो उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत और मध्य भारत, ये दूध का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। यहां पर दूध जो है वो सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है जब भैंसें दूध देती हैं, और गर्मी के मौसम में दूध कम होता है जब गाय दूध देती है। जब सर्दी के मौसम में दूध ज्यादा होता है तब कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं कि हमारे पास तो भंडार फुल हो गए, हम दूध नहीं खरीद सकते और ज्यादा, और दूध की कीमतें गिरा देते हैं। जब गर्मी का महीना आता है, हर साल की बात बता रहा हूं, चूंकि दूध उत्पादक सड़क पे दूध यूं ही नहीं बहा रहा, मजबूर हो गया है कि आप शुद्ध दूध को खरीद नहीं रहे, फिर आप कह रहे हो हम पे दूध भरा पड़े। दूध आ कहां से रहा है? मैं देश के बहुत अपने आप को समाज सुधारक जो लोग मानते हैं उनको बड़ी रिक्वेस्ट करके गाड़ी में बिठा के ले गया और 4-5 टीवी चैनलों के पत्रकारों को ले गया। मैंने कहा आइए मैं आपको सारे कोऑपरेटिव का दूध दिखाता हूं कहां से आता है। हम बड़े स्वाद से आइसक्रीम खाते हैं, क्वालिटी ये वो। दिल्ली में एक जगह है, पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, तिलक मार्केट। तिलक मार्केट में आप जाइए, दिल्ली के अंदर है। प्रधानमंत्री का घर वहां से 5-7 किलोमीटर दूर होगा, मुख्यमंत्री का भी इतना ही होगा, सब कुछ वहां है। तिलक मार्केट में आप इंसान को जिंदा करने के अलावा जैसा केमिकल चाहें आप, वो केमिकल उपलब्ध है, और टनों में जा रहा बिक रहा है, ट्रक के ट्रक भरे जा रहे हैं। सरकार को बताया कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का रोजाना व्यापार यहां से हो रहा है केमिकल मार्केट से, और सारे केमिकल फूड इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं, जो बदल के हमें वापस जिस रूप में आ रहे हैं, जो बीमारी हमको मिल रही है, कैंसर या इक्विवेलेंट टू कैंसर। तो अमूल ने जो दूध खरीदा उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का काम रिफाइंड ऑयल खरीदने का नहीं है। हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, आपने रिफाइंड किस लिए खरीदा? आप केमिकल किस लिए खरीदते हो? आप कास्टिक क्यों खरीदते हो? आप ब्यूटेरिक एसिड क्यों खरीदते हो? जितना दूध कोऑपरेटिव सेक्टर खरीदते हैं, जब हमने शिकायतें करी तो उनके ध्यान में आ गई, यहां पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या काम किया? बड़ी चालाकी के साथ, अप्रैल का महीना आता है साहब, और अप्रैल में एक विज्ञापन निकलता है सब कोऑपरेटिव का, हर साल निकल रहा है। पीआईएल में भी मैंने वो शामिल किया सुप्रीम कोर्ट में, कि मई अप्रैल मार्च में दूध खत्म हो जाता है,
आपका अप्रैल और मई में विज्ञापन निकलता है कि हमको सूखे दूध और घी की आवश्यकता है, इतने इतने टन प्राइवेट सेक्टर से मांगते हैं। और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि जब दूध कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं खरीदता, ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूं वो कोऑपरेटिव के मैंने आपको रेट बताए जो 5.5 रुपए पर फेंट का है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इस बार तो इतना बुरा हाल किया फार्मर का कि कोऑपरेटिव सेक्टर ने दूध लेने से मना कर दिया कि हम पे स्टॉक फुल है, और प्राइवेट सेक्टर ने दूध वही खरीदा है 4 रुपए, 4.5 रुपए, मैक्सिमम 4.25 रुपए प्रति फेंट का। अब किसान कहां जाए, आत्महत्या करे या किसी को मारे जा करके? वही प्राइवेट सेक्टर दूध को यहां लूटता है और कोऑपरेटिव सेक्टर एक विज्ञापन निकालता है मई के महीने में कि हमको दूध गर्मी की वजह से, दूध कम होने की वजह से ड्राई मिल्क और घी चाहिए, फैट चाहिए। और उसी प्राइवेट सेक्टर से जो या फार्मर से लूट रहा था, वो सारा जहर जो 1 का 10 बना करके वो देते हैं 1 किलो का, वो सारा जहर जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की मदर डेयरी और अमूल की है, सारा जहर ये लोग अलग अलग स्टेटों पर मिल करके खरीद लेते हैं और वो दूध फिर वापस आकर के बिक जाता है। आप ना कि अमूल का पाउच देखेंगे, मदर डेयरी का पाउच देखेंगे तो आजकल उस पर 10-12 नाम आते हैं नीचे, पैकिंग वाई ये, पैक वाई, पैक वाई, पहले एक नाम आता था। सन 2011 में मैं 4 दिन के लिए अनशन पे बैठ गया था और 4 दिन मैंने वाकई कुछ नहीं खाया, जो मैं आज भी उसकी वजह से मेरे लीवर में परिस्थिति। जून का महीना था, कड़क गर्मी थी। चौथे दिन जब मैं बीमार हुआ, जब सारे चैनलों ने बहुत दिखाया, तब जाकर के प्रोविजन हुआ कि जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर प्राइवेट जगह से दूध पैक कराएगा, जिस बात पे मैंने अनशन किया था उस पर लिखेगा, नाम मेंशन करेगा, चाहे 20 जगह से कराएगा तो पैकेट पर 20 जगह का नाम आएगा। और उसमें ये नियम बनवाया कॉर्पोरेट एनडीटीवी से कि आप एक आप चालाकी क्या करोगे, एक कहेंगे कि हमने साहब ये इलाके में यहाँ दूध बेचा है इसलिए हम एक जगह का नाम डालते हैं। हमने कहा सारे डालोगे, तो आजकल 15 नाम उस पर आते हैं, 16 भी हो गए होंगे। प्राइवेट जगहों से उन्होंने दूध को पैक करा दिया। एक इंप्रेशन है कि गुजरात से दूध आया होगा, अमूल का दूध है, ऐसा नहीं है। यहीं का दूध खरीदा, यहीं से जहर लिया, यहीं जहर को रिसाइकिल किया, पैक किया, घोला और पिला दिया। ये पूरे देश में इस सब तरीके से हो रहा है। और ऐसे लगता है कि शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा पर भी हर चीज पर माफिया हावी हो गया है। आवश्यक वस्तु जो खाने की चीज है साहब, जिसमें दूध बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक हिस्सा है जीवन का, उस दूध पर तो पूरी तरीके से माफिया ने कब्जा कर लिया और सीधा बाजार किसान के पास नहीं है। कोशिश करता तो भी नहीं है। हमने एक कोशिश की, मैंने फार्मर को समझाया कि भाई तुम लोग घी का उत्पादन करो शुरू में। अब घी का उत्पादन जो किया, घी को समझाने जाते हैं, हालांकि थोड़ा फर्क आ गया। 2011 में तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिसका विज्ञापन आ रहा है उसका माल बिक रहा है, बाकी आप समझाओ, कुछ ट्रस्ट करके ले लेते। लेकिन फिर मैंने उनको बाजार दिया, ऐसा करो बहुत हो गया, अब विदेश चलिए। हमने अमेरिका, सिंगापुर, यूक्रेन, इन देशों में संपर्क निकाले, जुगाड़ किए, और जब मुझे लग गया कि इन देशों में बगैर मिलावट का माल बिक सकता है, तो उन्हीं से घी बनवा के एज पर एफडीए उसके नॉर्म्स को पूरा किया और उस नॉर्म्स के मुताबिक घी दिया। आज उन देशों में हमारे लोगों का बन के ग्वालागद्दी का घी धूम मचा रहा है, तेजी के साथ स्पीड पकड़ रहा है। अभी वहां का एक रिसर्च भी आया जो कमलजीत जी ने पढ़ा था, मैंने पढ़ा, कि जो गाय का घी है वो हार्ट को कवर प्रदान करता है, हार्ट को सुरक्षित रखता है। लेकिन उन्होंने गाय का नहीं कहा, सॉरी, उन्होंने कहा जो दूध से बना हुआ शुद्ध घी है वो पूरी तरीके से हार्ट को कवर देता है, हार्ट अटैक नहीं करता। अटैक का सबसे बड़ा कारण है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। उसका प्रचार कर दिया, 20-25 साल तो साहब उसका प्रचार चला ही है। अब जाकर के उसको कम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, और घी को पीछे छोड़ दिया। घी से लोगों ने नफरत करनी शुरू कर दी। ऐसा ही दूध के साथ हुआ है। घरों में माहौल बना मलाई का दूध नहीं पीना, जबकि दूध खाने की आइटमों में हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली पदार्थों में से एक है, और सब चीजें भी है। तो कुल मिलाकर के ऐसे करके देश के अलग अलग हिस्सों की आवाज को उठाना
उनकी बात को समझना और उनके लिए लड़ना, ये ग्वाला गद्दी का बेसिक आधार है। एक वो बैलगाड़ी वाला जो आप कर रहे हैं वो, हाँ, अभी पिछले 15-20 दिन से मैं बड़ी टेंशन में था कि क्या किया जाए। दूध बिक नहीं रहा और दूध की कीमत किसानों को मिल नहीं रही, तो कोई रास्ते में मिल जाए तो राम राम कर लेता। जो राम राम नहीं भी करता वो गांव में तो कम से कम कर ही लेता, और शहरों में भी थोड़ा सा तो है, और संत मिल जाए प्रणाम कर लेता है। पहले जब हमारा ग्वाला जाता था, हाँ, मैं एक बात बताने बीच में भूल गया कि 2001 में मैंने क्या काम किया कि दूध उत्पादकों को हमने कहा रिस्पेक्ट का भाव दीजिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया और मैं गवर्नर साहब से मिला। तो मैंने कहा साहब, आपको रोजाना लोग मुकुट पहनाते हैं, इज्जत करते हैं, हाथ पैर भी सब आपके धोकर के लोग पीना चाहते हैं। एक काम मेरे कहने से करिए, आप दूध वालों के पैर धो करके और उनका स्वागत करिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे। 2000 में फरूक नगर गुड़गांव में एक जगह है, गौशाला वालों ने कहा हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, आप सीएम को बुलवा लो। मुख्यमंत्री को बुलाया, उम्र भी काफी बड़ी संख्या में लोग लेके गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पहली बार दूध उत्पादकों के परात में रख करके पैर धोए। एक रिस्पेक्ट मन में ख्याल आया उनके, अरे हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, कहाँ मुख्यमंत्री से लोग मिलने को तरस रहे हैं, कहाँ मुख्यमंत्री हमारे पैर धो रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत रिस्पेक्ट भरा काम है। मैंने गवर्नर साहब से कहा, उन्होंने कहा थोड़ा सा ये मेरा मामला अलग है, पर फिर भी मैं संकेत के तौर पर ये काम करूंगा। फिर नूह में ये प्रोग्राम किया, फिर वहां पर इसी तरीके का किया, फिर पिनौआ में AR किदवई साहब गवर्नर थे, कांग्रेस का राज था, राज बदल गया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा मैं दूंगा। ये दूध पिलाते हैं, सर्दियों गर्मियों बॉर्डर पर जैसे सिपाही खड़ा ऐसे खड़े हैं। उससे ये फर्क पड़ा कि जो मिलावट का एरिया वहां बन रहा था डेवलप, उसमें थोड़ा परिवर्तन आया और एक भाव बदला। और गौ हत्या के जो मुकदमे दर्ज होते थे उनमें गवाही पड़नी शुरू हुई, और गवाही देने वाले भी बड़ी संख्या में वहां पर मुसलमान डेवलप हुए। ऐसे ही बात, ऐसे सोचते सोचते मन में ख्याल आया कि सुबह सुबह अगर ग्वाला यानी मिल्कमैन अच्छा शुद्ध दूध लेकर के और भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजाते हुए या उसके भजन सुनाते हुए और एक बैलगाड़ी पर यदि कॉलोनी कॉलोनी जाकर के दूध बेचे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास हो सकता है। क्योंकि आज के दिन आप बड़े शहर में दुकान लो तो किराया बहुत महंगा है, ये भी बात मन में थी। और दूसरा, जो सड़क पर बैल है उसके उपयोग का कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो ये भी आया कि एक परिवार सुरक्षित होता है। अहिंसा का मतलब तो यही है कि माँ से बेटा ना बिछड़े और बेटे से माँ ना बिछड़े। ये भी अगर ये दोनों कोई बिछड़ जाता है तो ये भी हिंसा है। तो इनको जोड़ते हुए अभी ये बात हमने एग्जीक्यूट कर दी है। बैल से बहुत सुंदर गाड़ी बन रही है, 2 बैल होंगे, पूरा कैबिन होगा, पंखा लगा होगा, बैठने की प्रॉपर जगह होगी, सुंदर सुंदर देशभक्ति के भजन, राष्ट्र प्रेम के, ईमानदारी के बजरे होंगे, और घंटा बजाते हुए ग्वाला कॉलोनी में प्रवेश करेगा। और शहरवासियों को एक रिक्वेस्ट करेंगे, कर रहे हैं, अभी से शुरू कर दिया काम, कि साहब जब आप कहीं पर सैंपल भरा जाता है दुकानदार का तो शटर गिर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। आप सैंपल भरने वालों को मेरी गाड़ी पे लाइए, मैं उनका स्वागत करता हूं, और आप मेरा सैंपल भरवाइए। अभी तो हमने अभी जैसे हम लोग घी दे रहे हैं, हमने कमल जी को भी कहा कि आप घी का हमारे का सैंपल जरूर भरवाइए। अकेले हमारी बात पर ट्रस्ट मत करिए। ट्रस्ट, क्योंकि ये जो आदत हिंदुस्तान की पड़ गई है कि बातें दी, टीवी पर विज्ञापन आया और ट्रस्ट कर लिया। ट्रस्ट नहीं, टेस्ट कराइए। अमेरिका ट्रस्ट नहीं करता। घी गया साहब, FDA लैब में पहले गया, बॉर्डर पे उस पे अंदर बाहर ही पड़ा रहा। अंदर जब गया, जब FDA ने लिख दिया हाँ कि केमिकल फ्री है, ईमानदारी का है, मिलावट का नहीं है। आज अलग बात है कि घी बाद में टेस्ट हो रहा, पहले अंदर भेज देते हैं। वो कैटेगरी 1 में उन्होंने हमको डाल दिया। तो अब हम ये भाव लाएंगे लोगों में। वैसे तो हम एक छोटी सी लैब उसमें रखने वाले हैं जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे सके, कि लोग आए, दूध खरीदें, टेस्ट कराने के लिए टेस्ट कराएं। महीने में एक बार जो टेस्ट नहीं कराएगा वो गाड़ी उसको दूध नहीं देगी। महीने मेलामीन मिलाते हैं।
जी मेलामाइन मिला देते हैं दूध में। हाँ, महीने में जो और 3 महीने में जो एक बार घी नहीं टेस्ट कराएगा उसको ग्वालागद्दी घी नहीं देगी। शुद्ध देंगे, कम कीमत पर देंगे। और दूसरा क्या काम किया है, अमूल जिसे 55 रुपए में दे रहा है, हम उसको 50 रुपए में देंगे। अमूल जिसको 55 में दे रहा है और किसान से 27 में खरीद रहा है, उस किसान को हम 42 रुपए देने वाले हैं। और पहले भी हमने ये किया, 70,000 किलो दूध दिल्ली में बेचा, वो आंदोलन के रूप में बेचा। तो हमने 35 रुपए खरीदा, 42 रुपए में बेचा। अमूल ने वही दूध 23 रुपए में खरीदा। तब इंडिया टुडे ने लिखा मोहन सिंह वर्सेस मनमोहन सिंह। मेरे लिए लिखा कि एक अनट्रेंड आदमी इस तरीके की पॉलिसी बनाता है और दूध को ऐसे एकदम पूरी दिल्ली में फैला देता है। समाज में यंग लोगों को बहुत जरूरत है। देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। बहुत सारा देश पर ऐसे लोगों का मुझे लगता है कब्जा होता जा रहा है जो ये चाहे दूसरे की गर्दन कट जाए और सब कुछ पे अपना राज हो जाए। मैंने घी को लेकर एक वीडियो डाला, मैं आज नाम नहीं लूंगा उनका, पर मैंने ये रिक्वेस्ट की उनके साथ कि साहब ये तो बताओ जितना घी बेचते हो उसके लिए दूध कहाँ से आता है। और 1 किलो गाय के घी के लिए 25 किलो दूध चाहिए। जब 1 किलो गाय के दूध के लिए घी के लिए 25 किलो दूध चाहिए, तो आप जो घी बेचते हो उसके लिए तो आपको 4 करोड़ लीटर घी चाहिए, दूध चाहिए। आप दूध नहीं खरीदते, 10,000 किलो भी, इवन 10 किलो भी। तो विज्ञापन, और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में जो टीवी आया ना साहब, प्राइवेट चैनल जो आए, ये भी अच्छे के लिए नहीं आए, ये भी देश को बेचने के लिए आए। इनके मार्फत इतना बड़ा विज्ञापन होता है और उसकी मार्फत जो भी जहर है वो बिक जाता है। तो इस सब के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और आप सबकी कृपा से बहुत जल्दी किसान ने डेयरी खोल रहा है, बैलगाड़ी और ये शुरू करेंगे। और इसमें जितने भी युवा रोजगार चाहते हो, एक गारंटी तो मैं लेता हूं, शुरुआत से 1 महीना ट्रेनिंग और मिनिमम 10,000 रुपए तो हम देंगे। लेकिन मैं ये भी गारंटी लेता हूं अगर वो वास्तविक मेहनत करेगा तो कुछ ही दिनों में कम कीमत पर दूध देते हुए, मैक्सिमम कीमत किसान को देते हुए लाख रुपए महीने कमाएगा। और बगैर मिलावट का देगा। इस सन्यासी और महापुरुषों का काम है आज के वक्त में बगैर मिलावट की चीज देना और उसकी कीमत किसान को ट्रांसफर करना। मैं समझता हूँ ये संत से बड़ा छोटा काम नहीं है, ये संत का काम ही है। और ये काम अब हम कर रहे हैं, पूरे निश्चय के साथ लगे हैं, सफलता की तरफ हैं। जिस कदम पर जा रहे हैं वहीं सफल हो रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था बिजनेस का, ABCD भी मैं नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने अमेरिका पहली बार घी भेजा तो डरते डरते भेजा था। लोग बहुत बातें करते थे, वहां मुकदमा दर्ज हो जाए, कुछ हो गया। मैंने सोचा जब सब कुछ सही है तो कहते अगर हवा में भी मिट्टी अंदर आ गई ना तो भी पर्चा दर्ज होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार पर्चा ही देख लेते हैं कैसे होता है, बना करके भेजते तो हैं। प्योर भेजा। आज ये बात मैं जब यहाँ आ रहा था तब 220 टीम के लिए फोन आया कि जल्दी से जल्दी रेडी करवाइए। और मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार ने और इन मिलावटखोरों ने कुछ परेशानी मेरे लिए नहीं क्रिएट की तो अगले 1 साल के अंदर अमेरिका के बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत के घी की होगी। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जो भी देश हैं जो मिलावट नहीं खाते, नहीं पसंद करते, वहाँ दूध उत्पादक पशुपालक कामयाब हो सकता है। समझाना है, चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, वहाँ भी लोग नहीं खाना चाहते मिलावट। कल कमल जी की वाइफ 30 किलोमीटर दूर आई दूध खरीदने के लिए हमारे पास, क्योंकि इन्होंने एक बार वो दूध टेस्ट करा लिया, अमूल का, मदर डेयरी का, जो ब्रांड लिए उसमें आ गया क्या क्या है। तो ग्वालागद्दी के मैनेजर ने कहा आप तो मेरे पास टाइम नहीं, टाइम था भी नहीं, वो बहुत बिजी था, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैडम वहाँ से चल के अपने बच्चों के लिए आए। तो मैं कल सोच रहा, मेरे अंदर एकदम एनर्जी सी आ गई। मैंने कहा ये बात अगर हम हर महिला को समझा दें, उसकी समझ में बैठ जाए, तो क्या करेगा टीवी का विज्ञापन। एक चीज और जोड़ो इसमें, अभी मेरे घर में जो दूध आता है गाय का, तो बछड़े को पिलाते जो बचता है वो आता है। बिल्कुल समझ की बात। तो मैंने कहा यार मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, करुणा दया, मैं बच्चे का हिस्सा कैसे ले सकता हूँ भाई। बच्चा गाय का हो चाहे मेरा हो, कैसे ले सकता हूँ उसका हिस्सा। एक डेयरी है वहाँ पर 2 मार्ग के नाम से, वो मेरे घर में गोपाल भाई हैं, वो बछड़े को पिला के दूध देते हैं। मैंने कहा छोड़ना कितने पैसे का पड़ता है, क्या मतलब उसकी कीमत थोड़ी है। बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात। इसको भी हम अहिंसा कहेंगे। मतलब ये भी बच्चे को दूध और प्यार चाहते हो ना घर के अंदर, तो प्यार तो वैसे ही पैदा होगा।
बच्चा किसी का भी हो, चिड़िया का हो, गाय का हो, बच्चे बच्चे होते हैं, सबके बच्चे बच्चे होते हैं। उनको नहीं बताए, किसान अकेडमी का जो पूरा कैंपस बन रहा है वो मोहन सिंह जी की वहीं पर है। उसका आपने बताया ना जैन समाज में वो बन गया है, रेडी है, बस किसानों की जरूरत है और वहाँ ट्रेनिंग देने की जरूरत है। पर अभी तो मुझे लगता है किसान बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा। जीत और हार के लिए नहीं, जो ये बात कही 2000 साल, तो बंदा सिंह बहादुर जी ने 350 साल पहले बात सोची कि मेरे बोटी बोटी कटवाने के बाद अगली जो पीढ़ियां होंगी वो निश्चित तौर पर आजाद भारत का निर्माण कर सकेंगी। इसलिए मुझे बोटी बोटी कटवानी है, इसलिए नहीं कि जीत हार और जीत के लिए हो रही। क्योंकि अगर उनको ये फैसला करना था कि नहीं कटवानी, तो मुगल सल्तनत उनको मौका दे रही थी कि आप पीछे हट जाइए और हम आपको माफ करते हैं और आपको राज भी देते हैं एक बड़े इलाके का। लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने कहा नहीं, लोग लड़ते हैं राज के लिए, लोग लड़ते हैं सत्ता के लिए, लोग लड़ते हैं अपने स्टेट के लिए, लेकिन सिख जर्नैल लड़े हमेशा धर्म के लिए। ना कोई राज चाहिए था, ना कोई सत्ता चाहिए थी, और उसी राज और सत्ता सही लोगों की बने, सुरक्षित लोगों की बने, उसके लिए संघर्ष करते हुए बंदा सिंह बहादुर की ये उंगलियां देखिए, ये काटी गई, ये काटा गया, ये काटा गया, ये काटा गया, और उनके बच्चे का दिल हार्ट चीर करके बीच में से और उनके मुंह में डाल दिया गया। फिर भी धर्म से विमुख नहीं हुआ वो आदमी। उसकी पावन पवित्र स्थली पर हम आज यहाँ पर आए हैं, और उसका कितना जबरदस्त असर हुआ। बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, दो ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि उनका इतना बड़ा असर हुआ कि चलते चलते जब लास्ट लड़ाई सिख जर्नैल लड़ते हैं दिल्ली में, तो एक आह्वान करते हैं जस्सा सिंह जी कि लड़ाइयां बहुत लड़ी हैं, पर अगली लड़ाई जीतने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि कुर्बानियां तो गुरु गोविंद सिंह ने और गुरु तेग बहादुर ने और बंदा सिंह बहादुर दे चुके थे, जोश फूंक चुके थे। और जो शब्द कहे जाते हैं 2000 साल आगे के लिए, बहुत सही बात प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी ने कही है कि हमारे पुराने लोग प्लान करते थे 1000 साल बाद ये होगा, ये नहीं कि मैं और मेरा परिवार, ये सारी प्रकृति पूरा देश मेरा है, इसके लिए 1000 साल बाद क्या हो सकता है। उस प्लान को कायम करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह कहूं, वो बात कहने का मतलब यूं नहीं है कि 1.25 लाख से जाकर के सरदार यूं ही लड़ गया, नहीं, उसमें संस्कार फूके, त्याग फूका, हिम्मत फूकी, बलिदान देने के लिए मंत्र फूके, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों उसके अंदर भर दिए, और उसके बाद 1.25 लाख से एक ही लड़ा सरदार। और वो लड़ाई लड़ी कि दिल्ली के लाल किले पर वापस पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर किसी ने झंडा फहराया तो सिख जर्नैलों ने फहराया, जिसका भी हमने 300 साला लाल किले पर मनाया है, पूरे पंजाब ने मनाया। और पूरे भारत के इतिहास में मैंने खूब सोच लिया, मैं बेसिक तौर पे आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा रहा, उसमें भी देखा मैंने, सोशलिस्ट में भी देखा, सबके इतिहासों को पढ़ते पढ़ते मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं जो मुझे समझ आई है। अगर कोई भी हमारा बहादुर आदमी बगैर अपनी राज सत्ता के लिए लड़ा है, वास्तविक निस्वार्थ भाव से लड़ा है, तो केवल सिख जर्नैलों ने लड़ाई लड़ी है, पंजाब के लोगों ने लड़ाई सबने लड़ी देश के लिए। पर कहीं ना कहीं किसी का राज जा रहा था, किसी की सत्ता जा रही थी, और त्याग बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनके त्याग का कुछ भी मूल्य हम दे ही नहीं सकते। कि धर्म के लिए बच्चों को चिनवा देना, सच के लिए, धर्म का मतलब वहां पर सत्य था। और एक अंत में बात बहुत महत्वपूर्ण, 2200 हिंदू महिलाओं को लेकर के कौन ले जा रहा था? अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली पेशावर पार कर चुका था। कितनी? 2200। और हिंदुस्तान की उसने सबसे खूबसूरत महिलाएं चुनी, जिनको ले जा रहा था, घरों से छीन के ले आया था, हिंदू महिलाएं थी। अहमद शाह अब्दाली जब ले जा रहा था तो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदरी, उनको संदेश मिलता है, वो सिख जर्नैलों से पूछती हैं, सिख फौज से, कि कोई है जो जाकर के इनको छुड़ा करके वापस लाएगा। और उन्होंने कहा, सब सिख जर्नैलों ने कहा कि आप
जिसको कहेंगी वो जाएगा। तो महाराज जी हमारे बीच में बैठे, मुझसे बहुत अच्छा वो समझते हैं, पर जितना मैं समझा उस बात को, उन्होंने जस्सा सिंह की ड्यूटी लगाई जो बाद में महाराजा बने। उनको कहा कि जाओ, जीत कर आओ, चांदन करके आओ या मर के आओ, लेकिन 2200 महिलाओं को छुड़ा के लाओ। 1.25 लाख से एक लड़ने वाला सिद्धांत यहां पर कायम किया। अहमद साहब दाली की जबरदस्त फौज और कुछ एक सिपाही लेकर के वो जाते हैं, 2200 महिलाओं को छुड़ा के लाते हैं। और छुड़ा के लाने के बाद आज जैसे हमारे कमलजीत जी ग्वालियर से चल के यहां तक 1000 किलोमीटर पैदल आए, कितना मतलब इसको 2 रूप में देख सकते हैं। तो ये बहुत परेशानी का काम भी है, कोई आसान काम नहीं है। उस वक्त में 2200 महिलाओं को 2200 घरों तक सुरक्षित, उस युग में जहां चारों तरफ मुगल साम्राज्य की पताकाएं लहरा रही थी, उनके घर तक पहुंचाया। तो ये हमारे बुजुर्गों के बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं और समस्त समाज के लिए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें नहीं है। हर समाज में एक न एक अच्छा व्यक्ति समय अनुसार दुर्जन सज्जन पैदा हुआ। इसी में मलेरकोटला का मुसलमान नवाब था। कमलजीत जी, मुसलमान नवाब कहता है औरंगजेब से कि आपकी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह जी के साथ है, इन बच्चों के साथ नहीं जिनको आप दीवार में चिनवा रहे हो। इनको आप दीवार में मेरे रहते हुए नहीं चिनवा सकते। मैं आपका फैसला नहीं मानता और अगर आप ये फैसला सुनाते हो तो मैं आपका दरबार छोड़ करके जा रहा हूं। और वहां फिर एक हिंदू, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता, सज्जन और दुर्जन। एक दुर्जन व्यक्ति कहता है कि सपोले में सांप से ज्यादा जहर होता है। अब कहां मुसलमान है वो, देखिए फर्क। मुसलमान वहां पर सज्जन है और सच्चाई के लिए लड़ रहा है वो व्यक्ति। ये व्यक्ति के गुणों पर तय करता है। तो ये जो हनीबी नेटवर्क वाली बात है कि संस्कार पैदा करना, ये देश में आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरे काम से पड़ोसी को दिक्कत ना हो। ये भाव यदि देश में आ जाए तो मिलावट हो कैसे सकती है, गलत काम हो कैसे सकता है। ये भाव नहीं आ रहा है। इस भाव को लाने के लिए जो काम हो रहा है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बात आज लगी कि बहुत अच्छे काम। मेरे को याद आ गई जो आपने बात बोली ना संस्कारों की। मुगलों के दौर में जब मुगलों और सिखों का आपस में थोड़ा सा पैचअप हो गया तो मुगल दरबार से एक मैसेज आया कि तुम एक आदमी का नाम चुन के भेज दो, हम उसको नवाब बना देंगे और वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में बनके सत्ता चलाएगा। अब वो सारे जो सिख जनरल थे वो स्वर्ण मंदिर में इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक नाम फाइनल करना था, तो वो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाए। वो क्राइटेरिया पे जब भी कोई क्राइटेरिया बनाए तो 2-4 नाम आ जाए, उनमें से फैसला ना हो। तो उन्होंने भी एक फाइनल क्राइटेरिया बनाया, बोला भी जो हमारे ये सिखों की जो मीटिंग लगती है, जिसको बोलते हैं दीवान बोलते हैं, जिसने सबसे ज्यादा दीवान अटेंड किए हैं उसका नाम रिकमेंड करेंगे। तो उसको टोटल क्या, उसमें 2-3 बंदों के बराबर मैच कर लिए। तो एक बंदा बोला वो जो पीछे पंखा खींच रहा है ना बंदा बैठ के, वो सारी मीटिंग में था और वो था कपूर सिंह। उसका नाम रिकमेंड कर दिया, नवाब कपूर सिंह बना। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उसने मना किया था तो मैंने नहीं लेना। उसने अगर ये शर्त रखी थी, अगर मुझे घोड़ों की लीड उठाने देंगे तो मैं करूंगा। लेकिन महाराज जी, नवाब कपूर सिंह बनने से फायदा बहुत हुआ। और क्या फायदा हुआ? नहीं, सुनिए, वो फायदा ये हुआ, वो बन तो गया, मुगलों ने अपने अकलमंदी चालाकी से बना तो दिया, लेकिन उसी नवाब कपूर सिंह ने, उसमें खून और संस्कार तो कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह और बंदा सिंह बहादुर के। उसी नवाब सिंह ने जस्सा सिंह को ट्रेंड किया लड़ाई के लिए, क्योंकि सारी ट्रेनिंग जो उस जर्नैल की हुई जिसने बाद में मुगलों को मार भगाया, वो नवाब कपूर सिंह ने दी। उसको 16 कलाओं का पक्का परफेक्ट ज्ञान दिया कि तू ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ेगा, ऐसे जीतेगा। पूरी सेना तैयार करी और फिर उसी नवाब कपूर सिंह के ट्रेंड किए हुए लोग, जैसे आप अनिल गुप्ता जी ट्रेंड करने लोगों को ये ट्रेंड होकर के कुछ कर सकें, ऐसे ट्रेंड किए हुए लोग दिल्ली में लड़े। और दिल्ली में जो मोरी गेट है, थोड़ा सा ये भी ज्ञान रहना चाहिए कि हमको ये नहीं पता ये किस लिए बने हुए हैं। याद रखिए, मोरी गेट किस लिए बना कि वहां से एक छोटी सी मोरी निकाली गई थी जिसमें से इंटर किए थे पुरानी दिल्ली में लड़ाई के लिए। 30 हजारी, जहां 30 हजारी कोर्ट है, वहां हमारी 30,000 की सेना रुकी थी। और रात के 12 बजे, जो आप सरदारों के मामले में चुटकुले बना करके कह देते हैं, रात के 12 बजे हमला किया गया था। और जैसे रात को 12 बजते थे, सालों तक मुगल महिलाएं सो नहीं पाती थी।
कि रात के 12 बज गए कहीं सरदार फिर दोबारा नहीं आ जाए। सही कह रहे हैं। समझ गए? ऐसा हमारा सुंदर इतिहास रहा है आवाज है। और बहुत अच्छा ये रहा। तो अब भोजन तैयार है। मैं इसमें एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि कल भी पंकज जी से बात हुई थी, ये जो शोध यात्रा का जो उत्तर भारत में इवेंट कर रहे हैं, इसको एक एनुअल इवेंट बनाया जाए और हर साल ये यात्रा यहाँ समाप्त की जाए लाके। रिवासी हाँ, बहुत बढ़िया, तालियों के साथ स्वागत। बहुत आपकी सारी व्यवस्था यहाँ करी जाएगी और लोगों को भी प्रेरित करिए जो यहाँ से प्रेरणा ले सकेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, निस्वार्थ भाव से जिस आदमी ने काम किया, आपका यहाँ स्वागत है। बहुत अच्छा। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, हाँ, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ेंगे। अगली शोध यात्रा में आपके साथ में पैदल चलूंगा, जहाँ से भी आप चलेंगे, ठीक है, पूरे बंदोबस्त के साथ।